हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देख लीजिए, नियमित। ऑप्शन बी, निर्मित। ऑप्शन सी, भ्रमित। ऑप्शन डी, व्यवस्थित। इसमें कौन से ऑप्शन सही है बच्चों, बताना है। कोई बोल रहा है 1, कोई 2 बोल रहा है। जी हाँ, मुझे तो इसमें 2 दिख रहे हैं। आप लोग को कितने दिख रहे हैं बच्चों? इसका राइट आंसर 2 है। सबसे पहला तो निर्मित है ना। राइट आंसर क्या है? निर्मित। और दूसरा राइट आंसर बच्चों इसका है व्यवस्थित। क्लियर है? निर्मित और व्यवस्थित दोनों शब्द जो है बच्चों शुद्ध हैं, जबकि नियमित अशुद्ध है। नियमित न हर्षिकार नी, म हर्षिकार मी, अत्ता नियमित होता है। क्लियर है? भ्रमित होता है, भ्रमित नहीं होता बच्चों। भ में र, म हर्षिकार मी, ता भ्रमित। क्लियर है? भ्रमित। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, गीत गोविंद के रचयिता कौन है ना। ये प्रश्न तो मैं आप लोग को इतिहास में भी करवा चुकी हूँ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ये प्रश्न मैं इतिहास में भी करवा चुकी हूँ। विद्यापति, जयदेव, नंददास, जयशंकर प्रसाद, है ना। बच्चों, गीत गोविंद जो है ना, ये एक काव्य रचना है। गीत गोविंद क्या है? काव्य रचना है। काव्य रचना समझते हैं ना, कविता के माध्यम से इसमें रचना है ना। और ये रचना है तो किन के बारे में है? तो बच्चों, इस गीत गोविंद जो पुस्तक है इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन है ना। श्री कृष्ण के प्रेम, विरह, है ना, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। बच्चों, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है जी? जयदेव। कभी कभी पूछता है कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखा हुआ है किताब। किस भाषा में है जी? संस्कृत। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। 12वीं सदी में लिखा गया। कब लिखा गया है? 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं सदी में लिखा गया। ठीक है, आदिकाल में। और हिंदी के अनुसार पूछे किस काल में लिखा गया है तो आदिकाल में। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु साहनी, रोंगे राघव, नागार्जुन। चलिए बताइए, तमस के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी, है ना। तमस के लेखक कौन है जी? भीष्म साहनी। ठीक है, क्लियर है जी। भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। देखिए, ये आधुनिक युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं बच्चों? आधुनिक युग के। याद रखना, आधुनिक युग के। क्योंकि हिंदी जब हम पढ़ रहे हैं तो जब किसी भी रचना के बारे में पढ़ते हैं तो उस लेखक के युग का जो है युग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। अब बात आती है कि तमस उपन्यास में जो है इसका विषय क्या है। तमस का विषय क्या है? तो बच्चों, भारत विभाजन के समय जो सांप्रदायिकता की आग पूरे देश में लगी हुई थी ना, इसी का 5 दिवसीय एक कहानी है। ठीक है ना। जो भारत विभाजन हुआ था, आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ था, है ना, भारत और पाकिस्तान का अलग अलग। तो उस समय सांप्रदायिकता के नाम पर जो दंगे फसाद हो रहे थे, उसी पर ये उपन्यास आधारित है। आप लोग को मैं बता दूं, इसमें से एक जीके क्वेश्चन भी आ सकता है कि भीष्म साहनी को किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, तमस पर उनको साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1975 को मिला था। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अनुग्रहित। ऑप्शन बी,
अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुगृहित, ऑप्शन डी अनुगृहित। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ज़रा सा सोच लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को कभी मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये दोबारा है। बच्चे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, अनुग्रहित। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुग्रहित, है ना। देखिए अनुग्रहित का क्या होता है अर्थ, है ना। अनुग्रहित का मतलब होता है कि किसी के द्वारा जिसका कुछ उपकार किया होगा ना, जिसका कुछ उपकार किया होगा, किसी के द्वारा अगर कोई किया गया उपकार क्या कहलाता है? अनुग्रहित कहलाता है। ठीक है, किसी के द्वारा किया गया उपकार। अगर अनुग्रहित का यही पूछते पर्यायवाची तो क्या बनाएंगे? आसान मंद। सबसे पहला बनाएंगे आसान मंद। ठीक है, दूसरा उपकृत, आसान मंद, उपकृत, है ना जी, उपकारित, ये सब होता उपकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कूली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? कूली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए NC चौधरी, मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कूली उपन्यास, बच्चों ये कूली उपन्यास है, इसी के नाम पर अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी आई थी कूली, है ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद, है ना। कूली उपन्यास के लेखक कौन है जी? मुल्कराज आनंद है। और ये उपन्यास कब लिखा गया है? 1936 में लिखा गया, 1936 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, इस उपन्यास का विषय क्या है जी? तो बच्चों इसमें एक 15 वर्ष का लड़का रहता है ना, 15 वर्ष का एक लड़का रहता है जो बाल मजदूरी का शिकार होता है ना, और भारत में उस समय हो रहे बाल मजदूरी के बारे में बताता है, और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है ना, टीबी की बीमारी से वो मर जाता है। तो इसका यही इसमें थोड़ा कहानी है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये कूली उपन्यास उस समय बहुत ही फेमस उपन्यास था। इसी के नाम पर जो है बच्चों ये अमिताभ बच्चन की मूवी भी आई है कूली, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 6, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अत्य जोड़ आचार, बी अति जोड़ आचार, ऑप्शन सी अत्या जोड़ चार, ऑप्शन डी अत्य जोड़ आचार। क्या होगा जी इसका राइट आंसर? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस आचार, है ना। अति धन आचार क्या होता है जी? अत्याचार होता है। आप लोग को बता दूं मैं, ये स्वर संधि है। अत्याचार स्वर संधि में यन संधि है। कौन सा संधि है जी? यन संधि। आप लोग को मैं ट्रिक बताई थी, दीर्घ संधि आक दीर्घई, दीर्घ संधि में बड़ा वाला, है ना। गुण संधि एक पहिया, वृद्धि संधि दो पहिया, यन संधि जिसमें आधा आ हो, है ना। आधा य व के पहले अगर कोई वर्ण आधा आता है तो वह क्या होगा जी? यन संधि होगा। जैसे देखो स्वागत, स्वागत, व के पहले क्या आया? आधा सा आया ना जी, सा व संयुक्त था ना, तो ये है यन संधि का उदाहरण। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए जगत जोड़नाथ, ऑप्शन बी जगत जोड़नाथ, ऑप्शन सी जग जोड़ अनाथ, ऑप्शन डी जन्म जोड़ अनाथ। जगन्नाथ, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, जगत जोड़ नाथ। क्या होता है जी? जगन्नाथ। और ये कौन सा संधि है बच्चों? व्यंजन संधि। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, ये कौन सा संधि है जी? व्यंजन संधि है। देखिए बात है यहाँ पे समझना है कि ये नियम है, संधि व्यंजन संधि का तो भेद नहीं होता है, इसमें नियम होता है ना, कि त क त च ट प के बाद और उसी वर्ण का कोई तीसरा अक्षर आ जाए, है ना, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए,
है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाए जी कि तीसरा वर्ण जो है दोबारा जुड़ जाता है, समझ में आया। तीसरा वर्ण जो है पहला वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे त जो हो गया ना में परिवर्तित हो गया। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ जगत जोर नाथ, है ना। तो इसका ये तीसरा वर्ण है, तो सॉरी पांचवा वर्ण है। तो अब इसी के पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता का पांचवा वर्ण क्या होगा, ना होगा। बन गया क्या, जगन्नाथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आचार्य तुलसी ऑप्शन ए है, वी हरिशंकर द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका ऑप्शन बी है हरिशंकर द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए बताइए अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है। अग्नि परीक्षा, बच्चों मैं ये प्रश्न आपको पहले भी करवा चुकी हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए आचार्य तुलसी, है ना। ये तुलसीदास की लिखी हुई ये जो है काव्य रचना है ना। इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें उन्होंने दिखाया है, लिखा है कि माता सीता ने जो है किस प्रकार से अग्नि परीक्षा दी है ना। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। सफल का विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सफल का विलोम नहीं है। ठीक है, सफल का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए उत्तीर्ण, विफल, असफल और निसफल। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए उत्तीर्ण, बी विफल, सी असफल, डी निष्फल। कौन सा जो है सफल का विलोम नहीं है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तीर्ण, है ना। उत्तीर्ण जो है बच्चों सफल का पर्यायवाची है। उत्तीर्ण क्या है, सफल का पर्याय, जबकि विफल, असफल और निसफल ये तीनों जो है सफल का क्या है जी, विलोम है। सफल का विलोम, ठीक है। जबकि उत्तीर्ण क्या है, सफल का पर्यायवाची है। सफल के और कुछ पर्यायवाची के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। सफल हो गया, और इसका क्या होगा जी, फलीभूत होगा, है ना जी। ठीक है, उत्तीर्ण होगा, पास जिसको हम लोग बोलते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र। बच्चों यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, गलती है थोड़ा सा। प्रश्न यहाँ पे प्रवाह नहीं है बच्चों, पीयूष प्रवाह होगा। इसका क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से क्या है जी, पीयूष प्रवाह। ठीक है, पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी सदानंद मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। यहाँ पे रा लिख दिया, ये अंबिका होगा, अंबिका दत्त व्यास। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों आप लोग को नहीं पता होगा, ये हिंदी साहित्य से क्वेश्चन संबंधित है। आज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य से संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जो थे हिंदी के एक जाने माने लेखक, सुप्रसिद्ध कवि रह चुके हैं ना, लेखक रह चुके हैं। इनका ये पीयूष प्रवाह जो है पत्रिका था। क्या था जी, पत्रिका था। ठीक है ना, ये पत्रिका था। देखिए बच्चों बहुत सारे लेखकों से पूछते रहता है। प्रताप नारायण का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछते रहता है, ब्राह्मण। प्रताप नारायण का ब्राह्मण जो है बच्चों, ये पत्रिका मासिक पत्रिका था, है ना। इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का,
तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वचन सुधा याद रखिएगा हमेशा, कवि वचन सुधा, ठीक है। हाँ जी, तो ये 3-4 जो है हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पूछ देता है ये सब प्रश्न, ठीक है। चलिए, सदानंद मिश्र का नहीं है जी, इसलिए मैं इसका नहीं बताई। एक्चुअल में सदल मिश्र होगा, इस सदानंद दे दिया। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है ना। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? ये भी लोग पूछने की बात है। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, है ना। चलिए बताइए, ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, आधुनिक काल। तो महात्मा गांधी किस काल के थे? आधुनिक काल के थे। तो ये भी किस काल के रहेंगे? आधुनिक काल के रहेंगे। सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके। इसलिए आधुनिक काल हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? किसका विलोम नहीं है? सरल का विलोम नहीं है ना। ऑप्शन ए वक्र, कुटिल, कठिन, सुलभ। चलिए, सरल का इसमें विलोम कौन नहीं हो सकता है? वक्र तो हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई लाइन के बारे में कहा जाए तो वो लाइन सरल नहीं है, वक्र है। वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, गोल गोल, है ना। कुटिल का मतलब क्या होता है जी? कुटिल का मतलब होता है कि ये जो स्वभाव का, एक सरल स्वभाव का हुआ, और एक होता है उसी का उल्टा कुटिल, है ना। सरल का उल्टा यहाँ पे हो गया कठिन। लेकिन एक सुलभ जो है ना, सुलभ जो है सरल का विलोम नहीं है, बल्कि क्या है? पर्यायवाची। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों सुलभ, है ना, सुलभ। चलिए, सरल का और हम लोग विलोम बता देते हैं, खोज लेते हैं। सबसे पहला होगा सुलभ, है ना, सरल, ठीक है, सीधा, सच्चा, ठीक है। सरल, सीधा, सच्चा, ये 4 क्या है? सरल के विलोम है। जब सॉरी पर्याय है, ये पर्यायवाची है। जबकि वक्र, कुटिल और कठिन, ये तीनों क्या है इसके जी? विलोम शब्द हैं। ये तीनों क्या है इसके? विलोम शब्द हैं ना, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि सु व अ त न त के मेल से बने शब्द को चयन कीजिए। देखिए हम लोग यहीं पे हम देखिए, सा के बाद आ नहीं है, इसका मतलब सा क्या है जी? संयुक्त है। व के बाद आ है तो वा, फिर ता के बाद आ है, चलिए योग्य। लेकिन ना के बाद क्या है जी? त और र है ना। यानी कि ना और ता र मिल के बन गया क्या? ये तो आप समझ रहे हैं, अनुस्वार बन गया ना, और ता र आ बन गया, यानी कि त, है ना। हाँ, क्लियर है? श्वा त त्र या, ठीक है। देखिए यहाँ पे सा हुआ मिलके बना श्व, इतना, ये इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए त आ, यहाँ पे त, ना यहाँ पे अनुस्वार, ता रा मिलके बन गया क्या जी? त्र, और या आ मिलके बन गया या, तो बन गया स्वतंत्र है। तो अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन है जो चूज हो रहा है, मर्ज कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों डी है ना, स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र, इसको जोड़ करके लिखना था, कुछ नहीं इसमें करना है, इसको सिर्फ जोड़ के लिखना था, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जिसकी माप तौल ना हो सके उसे क्या कहेंगे?
जिसकी माप तौल ना हो सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अपरिमेय, बी परिमेय, ऑप्शन सी धारित, ऑप्शन डी मात्रक, है ना। अपरिमेय, परिमेय, धारित और मात्रक। चलिए बताइए, जिसकी माप ना हो सके जी, माप तौल, है ना। देखिए धारित, मात्रक, परिमेय, ये तीनों जो है माप तौल से संबंधित है, लेकिन अपरिमेय का मतलब ही होता है बच्चों जिसका, ओहो, जिसका माप ना हो सके, है ना। जिसका माप तौल ना हो सके उसको क्या कहते हैं जी? अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। जिसकी माप तौल ना हो सके उसको अपरिमेय कहते हैं। अब प्रश्न संख्या बच्चों 15, रामकृष्ण कौन सा समास? रामकृष्ण कौन सा समास? प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ऑप्शन ए द्वंद्व, बहुव्रीहि, नया, कर्मधारय, है ना। बच्चों रामकृष्ण का मतलब होता है यहाँ पे राम और कृष्ण। राम कृष्ण का मतलब किससे है जी? राम और कृष्ण से है, समझ में आया? राम और कृष्ण है, इसमें दोनों पद प्रधान है ना जी, बीच में योजक चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। ये कौन सा समास है जी? द्वंद्व समास है। क्लियर है बच्चों? ये आज का जो सेशन था ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, आप लोग इसके सारे प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए फिर से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, है ना, नए प्रश्नों के साथ।